वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता और ये सेकंड लेक्चर है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज़ में। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्राइमरीली सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं टीपीए का। कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारे चैप्टर्स बताए थे दैट टीपीए कंसिस्ट ऑफ टोटल 8 चैप्टर्स। ठीक है, और जो चैप्टर 1 है इट इज़ डीलिंग विथ प्रिलिमिनरी। ठीक है, प्रिलिमिनरी सेक्शंस को डील करता है ये, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 1 से लेके 4 तक है। तो इसमें हम लोग सेक्शन 1 और 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सेक्शन 1 क्या बात करता है। सेक्शन 1 जो है टीपीए का, इट प्रोवाइड्स दी शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। बेसिकली ये 3 चीज़ें बताता है। पहला ये बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, इस लेजिस्लेशन का नाम क्या है। दूसरा ये बताता है कि इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, मतलब ये कब से लागू हुआ। एंड थर्ड चीज़ ये बताता है कि ये जो एक्ट है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड होता है। ठीक है, कितनी लिमिट्स तक इसकी जुरिस्डिक्शन है। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट टाइटल। देखो, दिस एक्ट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये तो बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कमेंसमेंट, तो ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि देखो इसको असेंट मिली थी 17 फैब को, पर ये इन्फोर्समेंट में आया था 1 जुलाई 1882 को। तो ये डेट्स भी आपको याद करनी है एंड आई बिलीव याद हो गई होगी। इट इज 1 जुलाई 1882 इट्स कमेंसमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट, दोनों एक ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटेंट की। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। सो देखो यहाँ पे ना 2 बातें बताई गई हैं। पहली, स्टार्टिंग जब आप बैरक पढ़ोगे तो उसमें ये बताया है एट द फर्स्ट इंस्टांस, मतलब जब ये एक्ट कमेंसमेंट में आया था, मतलब 1882 की बात है। पहले ये बताएंगे कि 1882 में जब ये लागू हुआ था तब ये कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड था, और फिर हम बात करेंगे कि ये आज की डेट में करेंटली ये एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो पहले बात करते हैं एट द फर्स्ट इंस्टांस, मीन्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट दिस एक्ट वॉज एक्सटेंडिंग टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। तो ये बता रहे हैं कि जिस वक्त ये एक्ट कमेंस हुआ था उस वक्त वैसे तो ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल था, लेकिन इसमें 2 कुछ क्राइटेरियाज बताए हैं कि उन टेरिटरीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। क्या? एक्सेप्ट दोज टेरिटरीज विच वर इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 वर कंप्राइज्ड इन पार्ट बी स्टेट्स एंड इन बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। तो उन्होंने ये बताया था कि ये एक्ट जब इन्फोर्स हुआ था तो ये उस वक्त उन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल नहीं था, जो कि एक डेट याद रखनी है, दैट वाज 1 नवंबर 1956। ये बैरक में मेंशन है कि 1 नवंबर 1956 से पहले जो भी टेरिटरीज किसकी पार्ट थी, जो भी टेरिटरीज पार्ट बी स्टेट्स की पार्ट थी और जो भी टेरिटरीज बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली की पार्ट थी, उन टेरिटरीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा था एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। तो ये आप याद रखेंगे, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली एंड दी पार्ट बी स्टेट्स, वहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। रेस्ट थ्रू आउट या होल टू द होल ऑफ इंडिया ये एक्ट एप्लीकेबल था। अब हम बात करते हैं एट द करंट टाइम। ठीक है, सो करेंटली द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ पंजाब। तो आज की डेट में बात करें तो ये जो हमारा एक्ट है ये पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है। इसकी एक्सटेंट पूरे कंट्री में है, लेकिन एक स्टेट को छोड़ के, जो कि पंजाब, यानी कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी अपने स्टेट में नहीं जो है इंश्योर कराई है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है कि वो टीपीए एक्ट को फॉलो नहीं कर सकते पंजाब गवर्नमेंट। इसके लिए एक बात है कि हाउएवर द कोर्ट्स ऑफ पंजाब डजंट फॉलो द एक्ट ऑफ टीपीए, बट in cases apply the provisions of the act involving transfer of immovable property by act of parties with the rules of justice, equity and good conscience। कि वैसे हमारे पंजाब की जो कोर्ट्स हैं वो टीपी को अप्लाई नहीं करते हैं वो उन केसेस में जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज को डील करता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज देयर ट्रांसफर, लेकिन वो प्रोविजंस जो इस एक्ट से रिलेटेड हैं उनको वो फॉलो कर सकते हैं। किस
रूल के विद इन विद द रूल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इन सारे नोशंस को फॉलो करते हुए, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अगर कोर्ट चाहे तो टीपीए का भी कोई प्रोविजन जो है वो अप्लाई कर सकता है इन द केसेस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। सो इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ पंजाब। अदरवाइज पंजाब में ये एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि थ्रू आउट द इंडिया होता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 1 में एक पावर दी हुई है स्टेट गवर्नमेंट के पास, दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एक्सटेंड द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट टू द टेरिटरीज टू विच द एक्ट अर्लियर डजंट अप्लाई। उन्होंने बोला है कि अगर कंट्री के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी में ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इस एक्ट की जो ऑपरेशन है उसकी लिमिट्स को उस टेरिटरी में भी एक्सटेंड कर सकती है जहाँ पे पहले जो है ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था। तो ये एक पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो इसके ऑपरेशन की जो लिमिट्स हैं उसको एक्सटेंड कर सकती हैं। सो फॉर दैट उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट कैन रिलीज अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल करेंटली पंजाब में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो अगर कुछ दिनों बाद नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 2 ईयर अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर सकती है कि नाउ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू द टेरिटरीज ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब एज वेल, ठीक है। तो ये पावर दी है सेक्शन 1 में टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टाइटल क्या है, कमेंसमेंट का डेट क्या है और इसकी एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। देखो इसकी जो एक्सटेंट है ना उसके ऊपर एक लिमिटेशन इम्पोज्ड है वो लिमिटेशन जो है वो सेक्शन 1 में ही एक्सप्लेन्ड है। सेक्शन 1 ये कहता है कि इस एक्ट के 4 प्रोविजंस, 4 कौन कौन से प्रोविजंस याद रखना, सेक्शंस ये जो आपका है ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 54, 59, 107 एंड 123 ये 4 सेक्शंस हैं टीपीए के जो डील करते हैं प्राइमरली सेल, मॉर्गेज, लीज एंड गिफ्ट ट्रांसफर को। ये 4 तरीके के जो स्पेसिफिक ट्रांसफर होते हैं रिमूवेबल प्रॉपर्टी जिनके चैप्टर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर। तो इन 4 चैप्टर्स के जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं 54, 59, 107 एंड 123, ठीक है, that deals with the execution and registration of specific transfer of property, they cannot be extended to those areas which have been expressly excluded by Registration Act 1908। ये कह रहे हैं कि ये चारों सेक्शंस उन टेरिटरीज में या उस जगह पे, उन एरियाज में कंट्री के एक्सटेंड नहीं होंगे, मतलब वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जिन जगहों को रजिस्ट्रेशन एक्ट ने एक्सप्रेसली एक्सक्लूड किया है। यहाँ पे एक नए लेजिस्लेशन का नाम आया है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यूपी का हरिद्वार है, ठीक है। अगर हरिद्वार जगह को रजिस्ट्रेशन एक्ट ने एक्सक्लूड किया हुआ है एप्लीकेबिलिटी से तो इस जगह पे टीपीए के ये 4 सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, बाकी सब जगह होंगे पर हरिद्वार में नहीं होंगे। कौन कौन से सेक्शन, 54, 59, 107 एंड 123 जो कि किसके बारे में डील करते हैं, द ट्रांसफर थ्रू सेल, मॉर्गेज, लीज एंड गिफ्ट। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, ठीक है। एक केस देख लेते हैं यहाँ पे। द केस हियर इज नामदेव वर्सेस नर्मदा बाई। So in the Supreme Court pointed out that the courts must apply the principle of justice, equity and good conscience to the transactions which come up before them for determination even though the statutory provisions of TP are not applicable to them। तो वही चीज़ जो कि पीछे मैंने आपको बताई थी पंजाब स्टेट के बारे में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि कोर्ट्स जो है अगर वो टीपीए अप्लाई नहीं होता है उस स्टेट में, टीपीए के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है और अगर कोई भी केस आया है विद रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, तो वहाँ पे कोर्ट्स जो है अप्लाई कर सकती हैं और इवन करना चाहिए कोर्ट्स को द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, गुड कंसाइंस एंड जस्टिस, ताकि उस पर्टिकुलर केस में जस्टिस इंश्योर किया जाए, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता वहां पे टीपीए एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज नामदेव वर्सेस नर्मदा बाई। तो गाइज यहाँ पे सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। देखने में लगता है अरे सेक्शन 1 में है ही क्या, इट्स जस्ट दी डेट और दी एक्सटेंट, लेकिन इसमें देखो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं और अगर हम लोग एक्सटेंसिवली किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें हर बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई बिलीव कि मैंने सेक्शन 1 से रिलेटेड सभी बातें आपको तो ज़रूरी है वो बता दी हैं। चलिए अब हम लोग सेक्शन 2 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 2 बेसिकली ये एक्सेप्शन है टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि
इस सेक्शन में कुछ ऐसे प्रोविजंस या कुछ ऐसे इनेक्टमेंट्स की बात की है कि वो इनेक्टमेंट्स जो हैं उन पर टीपीए का असर नहीं पड़ेगा। अगर वो इनेक्टमेंट्स या वो प्रोविजंस भी अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं तो टीपीए उन पर अफेक्ट नहीं डालेगा। पढ़ते हैं इस सेक्शन को। बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ टीपीए देयर वर मेनी रेगुलेशंस एंड इनेक्टमेंट्स व्हिच वर डीलिंग विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। देखो ये बोल रहे हैं कि जब टीपीए एक्ट 1882 नहीं आया था, इनेक्ट नहीं हुआ था, उससे पहले कई सारे प्रोविजंस थे, कई सारे लेजिस्लेशंस थे, रेगुलेशंस थे जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डील करते थे हमारे भारत में, है ना। दिस एक्ट रिपील्ड सम ऑफ दोज रेगुलेशंस बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 के माध्यम से इस एक्ट ने उनमें से कुछ रेगुलेशंस को रिपील कर दिया कि अब वो रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। और वो इसमें कैसे बताया है, देखो इट सेज दैट इन द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि वो सारी टेरिटरीज, भारत की वो सारी टेरिटरीज जहां पे ये टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सटेंड होता है, then there the enactment specified in its schedule shall be repealed to the extent mentioned therein। तो उन सारी जगहों पे जो कि जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आज के डेट में अप्लाई हो रहा है, उन सारी जगहों पे वो सारी इनेक्टमेंट्स जो है वो रिपील हो जाएंगी, उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है। देखो आप लोग अभी बैरक खोलो अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसके बिल्कुल जो लास्ट होता है ना, बुक के एंड होते हैं, वहां पे आपको शेड्यूल मिलेगा। तो उनमें शेड्यूल में, आपके शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है कि कैसे कुछ पर्टिकुलर लेजिस्लेशंस और उनकी कितनी कितनी लिमिट्स जो हैं उन स्टैट्यूट्स की वो रिपील हो चुकी हैं, कि वो पूरा रिपील है, वो पार्शियली रिपील है, या उसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन रिपील है, ये सब आपका मेंशन किया हुआ है। इसमें देखो 3 पार्ट्स हैं। सेक्शन ए स्टैट्यूट्स की बात करता है, सेक्शन बी बात करता है एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और सी बात करता है रेगुलेशंस के बारे में। तो ये बता रहा है शेड्यूल की इन स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस के ये पार्ट पूरी तरीके से रिपील हो चुके हैं या कोई पर्टिकुलर सेक्शन रिपील हो चुका है, ठीक है। तो यही सेक्शन 2 बताता है कि जिस जगह पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई हो रहा है, इन्फोर्स्ड है या एक्सटेंडेड है, उन जगहों पे वो सारे इनेक्टमेंट्स जिस लिमिट में शेड्यूल में मेंशन है वहां पे रिपील्ड रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सेक्शन 2 है ना, ये कुछ एक्सेप्शंस भी दे रहा है। पहले तो इसने बता दिया कि जो इनेक्टमेंट्स या जो रेगुलेशंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पहले से प्रिवेल कर रही थी वो रिपील हो जाएंगी टू द एक्सटेंट जो कि शेड्यूल में मेंशन है। लेकिन इसके साथ साथ इसने कुछ 3-4 एक्सेप्शंस दिए हैं कि ये रेगुलेशंस रिपील नहीं होंगे। जैसे क्या, देखो हम पढ़ते हैं इसका ए पार्ट क्या कहता है सेक्शन 2 का, सेविंग ऑफ सर्टेन अमेंडमेंट्स। इसका क्या मतलब है, द एक्ट विल नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एन एनैक्टमेंट विच हैज नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड बाय द एक्ट। हाँ, ये बोल रहा है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये एनैक्टमेंट के उन प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं डालेगा जो कि शेड्यूल में मेंशन नहीं है। जैसे शेड्यूल में सारे रेगुलेशंस थोड़ी मेंशन होंगे, कुछ लिमिटेड मेंशन है या कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस ही मेंशन है कि इस एक्ट का ये प्रोविजन जो है वो रिपील हो चुका है। तो जो प्रोविजंस एक्सप्रेसली रिपील नहीं किए हैं शेड्यूल के अंदर, वो प्रोविजंस पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट असर नहीं डालेगा। वो प्रोविजंस जैसे प्रिवेल करते थे पहले वो वैसे ही एप्लीकेबल रहेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उन पर कोई भी अफेक्ट नहीं अपना प्रिवेल करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, saving of incidents of contract. So it says that the act will not affect any terms or incidents of any contract or constitution of property which are consistent with the provisions of this act and are allowed by the law for the time being in force. इसके साथ साथ ये कहता है कि ये जो एक्ट है ये उन सारी टर्म्स एंड इंसिडेंट्स पे या नेचर पे इफेक्ट नहीं डालेगा जो कि रिलेटेड है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, किसी प्रॉपर्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी अगर टर्म्स कंडीशंस हैं उनको ये असर नहीं उस पर असर नहीं डालेगा अगर वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन से कंसिस्टेंट है, उसके डेरोगेटरी नहीं है, ठीक है। और साथ साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने उन सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग अलाउ कर दिया है फॉर हैविंग दैम इन फोर्स। तो फिर भी तब भी हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को इफेक्ट नहीं करेगा। थर्ड, आगे बढ़ते हैं।
सी कह रहा है सेविंग ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर द एक्ट. So it says the act will not affect any right or liability arising out of the legal relationship constituted before its enactment. तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब ये 1882 का एक्ट नहीं बना था उससे पहले, इस enactment से पहले अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी लीगल रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट हुआ है तो उस लीगल रिलेशनशिप से डिराइव होने वाला कोई भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज पर भी ये एक्ट जो है किसी भी तरीके का अफेक्ट नहीं डालेगा. ठीक है, वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज इट इज सस्टेन करेंगी. ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि वो लीगल रिलेशनशिप इस इनेक्टमेंट के पहले कॉन्स्टिट्यूट हुई हो. ठीक है, और फिर उन रिलेशनशिप से जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, दिस एक्ट विल नॉट अफेक्ट दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज. और इसके साथ साथ उन राइट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड अगर कोई भी रिलीफ भी डिराइव हो रहा है, ठीक है, कोई भी रिलीफ भी अगर किसी पर्सन को मिल रहा है तो वो भी उस रिलीफ पर भी ये जो टीपीए है वो अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, ये 3 बातें हमको समझ में आ गई. देखो, टीपीए डजंट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट ओनली सेव्ड ऑल सच राइट्स एंड लाइबिलिटीज. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एज सच कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है कि ये वो पिछली जो भी लेजिस्लेशंस थे उन पर अफेक्ट डालेगा, पिछले जो भी इंसिडेंट्स थे उस पर अपना रोल प्ले करेगा, बट ये सिर्फ उन राइट्स एंड लाइबिलिटीज को सेफगार्ड इंश्योर कर रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. ठीक है, नेक्स्ट आपका डी पार्ट है. इसमें ABCD 4 ही पार्ट्स हैं. डी है ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये तो हमने पिछले एक्ट में भी पढ़ा था कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये सिर्फ उन्हीं ट्रांसफर्स को गवर्न करता है विच टेक्स प्लेस बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज एंड इट डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन दोज ट्रांसफर्स विच आर occurred by the operation of law, है ना. So this act will not apply to any transfer of property made by operation of law और by decree और order of courts of competent jurisdiction. तो ये operation of law यानी कि जिसमें courts का intervening है, court के orders और decrees से जो भी transfer जो है it takes into account, ऐसे transfers को ये govern नहीं करता है. तो हमने जाना इस section के थ्रू कि कैसे जो है अगर जो सेक्शन 2 के थ्रू जिस शेड्यूल में मेंशन है प्रोविजंस अगर वो रिपील्ड है तो टीपीए वहां पे एप्लीकेबल होगा. ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोविजंस को, कुछ इनेक्टमेंट्स को सेफगार्ड किया, जैसे कि जो इनेक्टमेंट से पहले लीगल रिलेशनशिप बन गई है उससे राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिराइव हुए हैं उस पर टीपीए इफेक्ट डालेगा. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि पैरेलल हैं, जो कि कंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, उस पर ये इफेक्ट डालेगा. ऐसे एक्ट्स जो कि रिपील नहीं किए गए हैं, ऐसे प्रोविजन जो कि रिपील नहीं किए गए हैं शेड्यूल के अंदर, उनको ये किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं करेगा. एंड एट द सेम टाइम लास्ट में ये बोला है जो भी ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहे हैं उस पर इसका टीपीए एक्ट का कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा. ठीक है, हम लोग लास्ट चीज डिस्कस करते हैं मोमडन लॉ के बारे में. एक इंपॉर्टेंट बात है इस सेक्शन के अंदर. Let's read that. Chapter 2 of the Act doesn't apply to transfer of property among Muslims as much as there is a contrary provision under Muslim law. ये section ये कह रहा है, section 2 हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर 2 जो कि किसके बारे में बात करता है, चैप्टर 2 टॉक्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय पार्टीज, सेक्शन 5 से 53A. तो चैप्टर 2 जो है वो मुस्लिम रिलीजन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर डील नहीं होगा. अगर मुस्लिम्स के बीच में कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है उस पर चैप्टर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर चैप्टर 2 का कोई भी प्रोविजन मुस्लिम लॉ के प्रोविजन से कॉन्ट्ररी है, यानी कि मुस्लिम लॉ के प्रोविजन से वो डिफर कर रहा है, डेरोगेट कर रहा है. तो देखो, रूल ये नहीं कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही पूरा का पूरा मुस्लिम्स पर अप्लाई नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है. ये मिसगाइड मत होइएगा. द रूल इज नॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डजंट अप्लाई टू मुस्लिम, बट द रूल इज दैट इफ देयर is a rule of Muslim law at a concept different from a provision of transfer of property act, then it is the Muslim law which would prevail. देखो ध्यान से सुनो क्या लिखा है, मैं बोल भी वही रही हूँ और लिखा भी मैंने एज इट इज है अपनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में. ये कह रहे हैं कि रूल ये कह रहा है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट ले लो, गिफ्ट से रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ में भी है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी है, लेकिन इन दोनों की रूल्स में डिफरेंशिएशंस हैं, यानी कि मुस्लिम लॉ जो बात कर रहा है, जो रूल प्रोवाइड कर रहा है वो डिफर है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि जो मुस्लिम लॉ में रूल प्रोवाइडेड है वो एप्लीकेबल होगा, दैट वुड प्रिवेल. एंड
If there is no contrary or inconsistent rule under Muslim law, then Muslims would be subject to the provisions of this chapter as well. और अगर मुस्लिम लॉ में कोई भी contrary provision नहीं prevail कर रहा है with that the provision of transfer of property act, तो फिर बहुत साफ है कि मुस्लिम भी सब्जेक्ट होंगे टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एज वेल. तो फिर वो भी चैप्टर 2 के प्रोविजंस से एप्लीकेबल होंगे और चैप्टर 2 उन पर भी अप्लाई होगा. लेकिन अगर कोई डिफरेंट रूल है मुस्लिम लॉ का, तो वहां पे मुस्लिम लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. इसका मैं आपको एक इंस्टांस बताती हूँ. जैसे एक लेजिस्लेशन है वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 जो कि मुस्लिम्स को गवर्न करता है. उसके तहत मुस्लिम लॉ के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो अनबॉर्न पर्सन को जो है अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट में डिराइव की जा सकती है, ट्रांसफ़र की जा सकती है. कंडीशन ये होती है कि जो अल्टीमेट बेनिफिट होगा उस ट्रांसफ़र का वो किसी न किसी चैरिटी में जाए. इट सेज दैट द प्रॉपर्टी कैन बी टाइड अप एंड ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अ वंस डिसेंडेंट्स नॉट इन एग्जिस्टेंस. वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी कि अभी तक अनबॉर्न है. तो ऐसे किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है प्रॉपर्टी को, लेकिन कंडीशन ये है कि इफ द अल्टीमेट बेनिफिट गोज टू द चैरिटी. लेकिन अगर हम उसके कॉन्ट्ररी देखें तो हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 13 एंड 14 जो है वो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना प्रोहिबिट करता है, उसको बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट करता है. तो इस तरीके से दोनों ही जो इस अनबॉर्न पर्सन के ट्रांसफर के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और मुस्लिम लॉ वो कॉन्ट्राडिक्ट है, वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं. तो अगर कोई भी केस आएगा तो वहां पे मुस्लिम लॉ का रूल प्रिवेल करेगा, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का. तो इस इंस्टांस से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट डज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ मोमडन लॉ इज ट्राइंग टू से इन पर्टिकुलर सेक्शन 2. ठीक है ना. तो गाइस यहाँ पे सेक्शन 1 समझ लिया, सेक्शन 2 समझ लिया. उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा. जल्दी से इससे रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन है MCQ को देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, सो इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1882. पढ़ लिया था, है ना. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टांस टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट. तो ये बोल रहे हैं कि एट द फर्स्ट इंस्टांस यानी कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ये पूरे भारत में लागू हो रहा था, एक्सेप्ट किस में लागू नहीं हो रहा था? तुमने पढ़ा था टू द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर 1 नवंबर 1956 वर कंप्राइज इन पार्ट बी स्टेट्स और इन द स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली. ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया था. नेक्स्ट, according to the transfer of property act, any state government from time to time exempt either in any parts from all or any of the sections. हाँ, हमने बताया था उसके अंदर कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट ने एग्जेम्प्ट किया है तो वहां उन टेरिटरीज पे कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे. तो बताया था 54, 59, 107 एंड 123. ये 4 सेक्शंस थे. किस किस को डील कर रहे थे? सेल, मॉर्गेज, लीज एंड गिफ्ट. ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? As per its preamble, the Transfer of Property Act 1882 is enacted to dash certain parts of law relating to the transfer of property by act of parties. Okay, तो ये preamble में लिखा है कि Transfer of Property Act का main objective क्या है? तो to amend the laws of transfer of property, to define, to amend and define, or to none of the above. तो देखो ये बताया था मैंने कि इसका ऑब्जेक्टिव था डिफाइन भी करना और अमेंड भी करना, दोनों काम का. तो इसका आंसर हुआ सी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. जो लॉज है उनको डिफाइन करना और उनको अमेंड करना. क्लियर? जो पढ़ाया है देखो सारे क्वेश्चंस उन्हीं से ही निकल के आ रहे हैं, कुछ अलग से है ही नहीं. लिविंग पर्सन इंक्लूड्स, ये भी बताया था कल. तो लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दी अबव. है ना, कुछ अलग है? बताओ. जितना पढ़ा है ना सिर्फ वही है, उससे आगे है ही नहीं कुछ भी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कवर्स मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, नन और ए एंड बी. देखो हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि प्राइमरीली जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है प्राइमरीली, है ना. लेकिन इसके अंदर जो प्रोविजंस है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हैं. तो इसीलिए इट कवर्स बोथ ए एंड बी. ठीक है, प्राइमरीली लिखा होता तब हम लोग इमूवेबल लिखते, लेकिन इसमें प्रोविजंस दोनों से ही रिलेटेड हैं. सो इट कवर्स बोथ ए एंड बी, द मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो गाइज यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर पूरा हुआ. उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो. और इसके नोट्स चाहिए, नोट्स PDF चाहिए
सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन आर इंस्टाग्राम और ऑन आर ईमेल आईडी, जिसके लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. और आगे के लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. आई विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट लीगल लेक्चर. टिल देन एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय.